अभी तक हमारी इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एक परमाणु बम है। और इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान ही वो इकलौता मुस्लिम देश है कि जिसके पास यह परमाणु बम मौजूद है। वैसे ये वो बेसिक बात है कि जो आप में से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते होंगे। और शायद कुछ लोग यह भी जानते होंगे कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तानी बम नहीं बल्कि एक इस्लामिक बम कहा जाता है। और यह यूं ही नहीं कहा जाता है बल्कि अगर हम लोग इतिहास में झांक कर देखें तो इसके पीछे बकायदा एक सच, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि इसके पीछे बकायदा एक बड़ा राज मौजूद है। एक ऐसा अजीबोगरीब और बड़ा राज कि जो हमेशा से ही खास तौर से दुनिया की दो बड़ी ताकतों को बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान करता आया है। इन दो ताकतों में से एक तो मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल है, जबकि जो दूसरी ताकत है वह पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोसी में मौजूद ईरान देश है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ईरान देश। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन सा बड़ा राज है। तो चलिए इसके लिए हम आपको कई दशक पीछे लेकर चलते हैं और अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं लगभग 1940 के दौर से, कि जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करता था और लाहौर के इलाके से मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जो पार्टी थी, मतलब कि मुस्लिम लीग, उसने एक अलग देश पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू कर दी थी। जिस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू की थी, बिल्कुल उसी दौर में ही आज के पाकिस्तान के इलाके में दुनिया के एक खास मेहमान आए थे। वो मेहमान कि जिनके अचानक से इस इलाके में इस तरह से आ जाने ने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का ही ध्यान अपनी तरफ खींचा था। यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि सऊद इब्ने अब्दुल अजीज थे। मतलब कि उस दौर के सऊदी अरबिया के जो बादशाह थे, उनके बेटे। और ये यहाँ पर अकेले भी नहीं आए थे बल्कि अपने 5 भाइयों को लेकर आए थे। दरअसल मामला यह था कि सऊदी अरबिया उस दौर में नया नया ही वजूद में आया था। वरना उससे पहले हम जानते हैं कि यह पूरा इलाका अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। आले सऊद खानदान ने एक एक करके तमाम इलाकों पर कब्जा करके उनको एक जगह पर इकट्ठा किया था और फिर सऊदी अरबिया की बुनियाद रखी थी। तो अब वह सऊदी अरबिया तो बना चुके थे मगर लेजिटिमेसी की जंग लड़ रहे थे। मतलब वो पूरी दुनिया के आम मुसलमानों के दिमाग में यह चीज डालने की कोशिश कर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के सामने यह प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि अब से वही पूरी दुनिया के मुसलमानों के असली लीडर हैं। मक्का और मदीना जैसी जो दो सबसे खास जगह हैं, उनके भी अब से हम ही खादिम हैं। मगर प्रॉब्लम की बात यह थी कि अभी तक मिडिल ईस्ट के अंदर आले सऊद की इन तमाम चीजों को कोई भी सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं था। इराक और जॉर्डन जैसे देश की जहां पर उस खानदान की हुकूमत हुआ करती थी, कि जिस खानदान के ही एक शख्स अभी कुछ वक्त पहले तक शरीफ मक्का हुआ करते थे। मतलब वही शरीफ मक्का कि जिन्होंने अभी कुछ साल पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की थी। तो यह खानदान तो आले सऊद को किसी भी हाल में कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं मिस्र भी उस दौर में अपना एक अलग अरब नेशनलिज्म लेकर चल रहा था। तो इसीलिए अब सऊदी अरबिया की नज़र अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए इस नए बनते हुए मुस्लिम देश, मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर थी। क्योंकि उसको अंदाजा था कि यह नया बनने वाला देश, कि जो जमीन और आबादी के मामले में काफी बड़ा मुस्लिम देश होगा, अगर यह उसके पाले में रहा तो फिर उसको मुस्लिम दुनिया में अपनी मकबूलियत बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। और क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश तो बनने वाला था मगर नस्ल से अरबी वगैरह नहीं था, तो इसीलिए सऊदी अरबिया को पाकिस्तान से वो खतरा भी फेस नहीं करना पड़ता कि जो उसको इराक, जॉर्डन या मिस्र जैसे देशों से फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग 3 साल के बाद जब बंगाल के अंदर भुखमरी फैली कि जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, तो उस वक्त भी सऊदी अरबिया के जो हुक्मरान थे, इब्ने सऊद, वो फौरन आगे बढ़कर आए और उन्होंने बड़े लेवल पर डोनेशन किया। बावजूद इसके कि इस दौर तक सऊदी अरबिया खुद भी कोई अमीर देश नहीं हुआ करता था।
इसके बाद 1946 में फिर से यह देखा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अपने मुस्लिम लीग के कुछ लोगों को न्यूयॉर्क की तरफ भेजा ताकि वो यूएन ऑफिशियल से मुलाकात कर सकें और उनको इस बात के लिए मना सकें कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो उन लोगों को शुरुआत में तो कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ से जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े लीडर्स उनकी मुखालिफत कर रहे थे। मगर एक बार फिर से यहाँ पर सऊदी अरबिया की एंट्री हुई। उस दौर में यूएन के अंदर जो सऊदी अरबिया को रिप्रेजेंट किया करते थे, मतलब कि इब्ने सऊद के एक और मशहूर बेटे फैसल, वो आगे आए और उन्होंने इस मामले में भी पाकिस्तान की मदद की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान नाम का वो देश के जो वजूद में तो 1947 में आया था, मगर सऊदी अरबिया का दोस्त 1940 में ही बन चुका था। और सऊदी अरबिया पिछले लगभग 6 से 7 साल से ही लगातार उनकी मदद कर रहा था। सन 1947 में जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया, तो सऊदी अरबिया दुनिया के उन चंद देशों में शामिल था कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक देश के तौर पर सबसे पहले मान्यता दी। और वैसे भी यह रिश्ता कोई एक तरफा तो था नहीं, बल्कि नया नया वजूद में आया। ये जो पाकिस्तान था, इसको भी उस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक ऐसे दोस्त की, एक ऐसे पार्टनर की, कि जो हर हाल में और हर मामले में उसकी मदद कर सके। और उसको ये पार्टनर उस दौर में तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरबिया की ही शक्ल में नज़र आ रहा था। इन दोनों देशों के बीच फॉर्मली रिश्तों की शुरुआत 1951 में हुई, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यह रिश्ता मजबूत से मजबूत होता चला गया। खास तौर से एक नया मोड़ 1965 में आया कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक बड़ी जंग लड़ी गई। इस जंग में पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, उसका साथ देगा। मगर अमेरिका ने तो दोनों ही देशों के ऊपर हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका तो लगा ही, बल्कि अल्टीमेटली हार का सामना भी करना पड़ा। इसीलिए इस जंग से पाकिस्तान ने एक बड़ी सीख ली और फौरन ही अमेरिका के अलावा भी दुनिया की कुछ ऐसी ताकतों को तलाशना शुरू कर दिया कि जिनके ऊपर वो डिपेंड हो सके और जो वाकई ऐसे हालात में उसकी मदद कर सकें। और एक बार फिर से उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सऊदी अरबिया का ही आया। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो लगातार मजबूत ही होते जा रहे थे, उनमें सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब कुछ वक्त के बाद ही सऊदी अरबिया के जो नए किंग थे, मतलब कि शाह फैसल, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। शाह फैसल के द्वार में ही फिर यह देखा गया कि अचानक से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच मिलिट्री कूनैपरेशन भी बढ़ना शुरू हो गया। बात बिल्कुल सिंपल थी कि एक तरफ तो सऊदी अरबिया था कि जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर उसके पास एक बड़ी और प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान था कि जिसके पास पैसा तो नहीं था, मगर हाँ, एक प्रोफेशनल और वेल ट्रेंड आर्मी मौजूद थी। एक ऐसी बड़ी आर्मी कि जो ऑलरेडी जंगें वगैरह भी लड़ चुकी थी। तो अब हो ये रहा था कि सऊदी अरबिया की तरफ से पाकिस्तान को भरपूर पैसा मिल रहा था, उसकी इकॉनमी में मदद की जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अपने पायलट्स या फिर मिलिट्री जनरल्स को सऊदी अरबिया भेजा जा रहा था कि जो सऊदी अरबिया जाकर वहाँ की आर्मी या पायलट्स वगैरह को एडवांस ट्रेनिंग दे रहे थे। वैसे एरिच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स आप में से शायद बहुत सारे लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले ही सऊदी अरबिया की तरफ से पाकिस्तान को एक लेटर, एक खत भी लिखा गया था, जिसमें सऊदी अरबिया ने क्लियरली लिखा था कि अगर पाकिस्तान ताकतवर होगा तो हमको बहुत खुशी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत हमारी ताकत है। यहूदी जब सऊदी अरबिया के ऊपर हमला करेंगे तो पाकिस्तान ही मक्का और मदीना की हिफाजत करेगा। इस लेटर और इसमें लिखी गई चीज़ों को देखकर आप पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के रिलेशन या सऊदी अरबिया की जो पाकिस्तान को लेकर थिंकिंग थी, उसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर साथियों, न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़ी हुई वो कहानी तो अब शुरू होती है कि जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। दरअसल हुआ यह था कि 1970 और 71 के बाद पाकिस्तान को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे थे। पहला झटका तो 1971 में उस जगह पर लगा कि जहां आज बांग्लादेश मौजूद है, जो उस दौर में पाकिस्तान ही हुआ करता था, उसको ईस्ट
पाकिस्तान कहा जाता था, मगर इंदिरा गांधी की लीडरशिप में यहाँ पर पाकिस्तान को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। देश के टुकड़े हो गए, इवन एक नया देश वजूद में आ गया कि जिसका नाम था बांग्लादेश। और जो दूसरा झटका लगा था वो 1974 में लगा कि जब इंदिरा गांधी की ही लीडरशिप में इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसको इंडिया की तरफ से एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट ही कहा गया था, मगर जाहिर है दुनिया को वो मैसेज जा चुका था कि जो इंडिया ने देने की कोशिश की थी, पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका था, या यह भी कह सकते हैं कि वह हरकत में आ चुका था। और उसने अंदर ही अंदर यह इरादा कर लिया था कि अब उसको हर हाल में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। उसी दौर में ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, मतलब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी तरफ से तो ये तक नारा दिया गया था कि घास खाएंगे, भूखे रह लेंगे, मगर अपना एटम बम जरूर बनाएंगे। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान ने यह न्यूक्लियर बम बनाया कैसे था? उसके न्यूक्लियर बम बनाने की जो पूरी की पूरी कहानी है, और उसको पूरा यकीन है कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको हासिल कर लेगा। और सऊदी अरबिया को यह ज़रूरत कब महसूस होगी इस बात का सिग्नल भी वह लंबे वक्त से देते ही आए हैं। यह ज़रूरत उनको तब होगी कि या तो उनका पड़ोसी देश ईरान न्यूक्लियर बम बना ले, या फिर इजराइल जैसी किसी न्यूक्लियर ताकत से वो डायरेक्ट किसी तरह की जंग में उलझ जाएं। वैसे मेरे दोस्तों, ये इतिहास से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको अभी अगर कुछ साल पहले तक आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा होता तो शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे होते। मगर पिछले 1-2 सालों में चीज़ें जितनी तेज़ी के साथ बदली हैं, उससे तो दुनिया के सामने सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। हम जानते हैं कि 2025 में ही पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ऑफिशियली एक डिफेंस पैक कर चुके हैं, जिसके तहत एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। मतलब दोनों एक साथ जंग में कूद पड़ेंगे। और जिस वक्त तक यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक तो यह भी खबर आ चुकी है कि इसी डिफेंस पैक के तहत अब पाकिस्तान ने अपने लगभग 8,000 फौजियों को सऊदी अरबिया में तैनात कर दिया है। फाइटर जेट्स भी भेजे गए हैं और डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के वो रिश्ते के जो पिछले 70 से 80 साल से ही काफ़ी गहरे हुआ करते थे, मगर पर्दे के पीछे हुआ करते थे, अब पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास ही में मौजूद जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं।